अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे मेथड्स एंड टेक्निक्स टू मेजर एंड मॉनिटर द एयर क्वालिटी। क्लियर? तो लास्ट टाइम हमने एयर क्वालिटी के बारे में पढ़ा था, फिर हमने जो है वो AQI की वैल्यू भी पढ़ी थी कि कितनी वैल्यू होगी तो एयर जो है वो क्लीन होगी, और किस किस वैल्यू पे जो एयर में पोल्यूटेंट्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे और एयर पोल्यूट होती जाएगी। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे वो कौन से मेथड एंड टेक्निक है जिनसे हम एयर क्वालिटी को मेजर और मॉनिटर कर सकते हैं। क्लियर है? So, measuring and monitoring the air quality involves the combination of the methods and techniques to assess the combination of the various pollutant in the air. Clear? तो different methods को हम combine करते हैं, different techniques को हम combine करते हैं, किस वजह से कि हमें जो air में pollutant present है ना उनकी concentration के बारे में पता चल सके। ठीक है? So these pollutant can include a particulate matter. अब वो जो pollutant air में present है वो कौन कौन से हो सकते हैं? That can be a particulate matter. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो पार्टिकुलेट मैटर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। क्लियर है? दैट कैन बी अ पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दीज आर ऑल पोल्यूटेंट्स जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। So there are a various method and techniques used by experimental engineers to measure air quality accurately. Clear? तो ये different तरह की techniques और different methods को जो है वो engineers use करते हैं और air की quality को accurately measure करते हैं। Clear? So the instrument used to measure the air quality index AQI is a nephelometer. नेफ्लोमीटर बेसिकली बच्चों है क्या? तो नेफ्लोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो पार्टिकुलेट मैटर एयर में प्रेजेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? सो सिंपली इसमें क्या करते हैं कि लाइट को पास करते हैं, लाइट को फॉल करते हैं मटेरियल के ऊपर। अगर लाइट ज्यादा स्कैटर होगी तो मींस कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर लाइट कम स्कैटर होगी तो मीन कंसंट्रेशन कम है। क्लियर? So this instrument is used to monitor, ये देखो, monitor the PM यानी particulate matter such as dust, smoke, mist and fumes. Nephelometer is also known as a photometer because light pass की जाती है ना, laser उस पे pass की जाती है. Detects particles by measuring the total amount of light they स्कैटर। जब लाइट पास की जाएगी तो ये लाइट को क्या करेंगे? स्कैटर कर देंगे। तो जितनी लाइट स्कैटर होगी उस हिसाब से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अंदर जो है वो कितने पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट हैं एयर में। अब है डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड कौन से होते हैं? सबसे पहले है कॉन्टिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम, CEMS। C का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, E मीन एमिशन, M मॉनिटरिंग एंड S फॉर सिस्टम। कॉन्टिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम can usually monitor gas like carbon monoxide, ozone, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, volatile organic compounds and a particulate matter and industrial site. Clear? Industrial site पर ये जो सारे गैसेस रिलीज हो रही होती है ना, ठीक है, तो इन सारी गैसेस को मॉनिटर किया जाता है बाय CEMS से। क्लियर? तो ये डायरेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है। उसके बाद है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। Six monitoring stations are equipped with a various sensor and analyzer to measure the pollutant level in a real life located in urban areas and in an industrial areas. ठीक है, इंडस्ट्रियल जोन में बच्चों या अर्बन एरियाज में एक जो है वो फिक्स्ड मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाते हैं। क्लियर? उनका फंक्शन क्या होता है? उनके अंदर वेरियस सेंसर और एनालाइजर लगे होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है कि उन्होंने एयर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स है ना उनके लेवल को मेजर करना होता है। क्लियर? तो ये फिक्स्ड पोजीशन होती है इनकी। तो ये फिक्स मॉनिटरिंग स्टेशंस होते हैं जो फिक्स होते हैं एक जगह पे। अब उसके बाद है रिमोट सेंसिंग टेक्निक। तो देखो नाम से ही वाज़ेह है, रिमोट मतलब एक प्रॉपर जगह नहीं होगी इसकी। सैटेलाइट इक्विप्ड विद अ सेंसर। क्लियर? जो सैटेलाइट है उनके अंदर सेंसर होते हैं, वो क्या करते हैं? कैन मेजर एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट ओवर अ लार्ज एरिया। देखो सैटेलाइट तो फैले हुए हैं ना, तो सैटेलाइट क्या करेंगे? लार्ज एरिया में जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट है उनको आसानी से मेजर कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड हमें क्या करेंगे? वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड करेंगे और रीजनल एंड अ ग्लोबल एयर क्वालिटी, मतलब जो एक स्पेसिफिक एरिया का डाटा भी प्रोवाइड करेंगे और ग्लोबली भी डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद है बच्चों एक्सपेरिमेंट्स एंड डाटा कलेक्शन टू टेस्ट हाइपोथेसिस अबाउट द एयर क्वालिटी। अब जो एयर क्वालिटी है उसके लिए पहले एक मफरूजा बनाया जाता है। हाइपोथेसिस मीन इट्स अ जनरल स्टेटमेंट कि हमने कहा कि इस जगह में जो एयर है वो ज्यादा पोल्यूटेड है। अपनी जाती बेस पे हमने कहा ना कि हमने ऑब्जर्व किया है कि इस जगह की हवा ज्यादा पोल्यूटेड है। क्यों? बिकॉज वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो हमने जो है वो ऑब्जर्वेशन से ये बात कर दी। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे, मतलब जाके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, मेथड यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या हमने जो बात कही है वो सही है या नहीं सही। ठीक है, तो ये जो एक प्रोसीजर होता है ना उस वे को हमने फॉलो करना है। क्लियर? फिर जो हमारे पास अब जो एक्सपेरिमेंट के बाद डाटा आएगा तो वो ऑथेंटिक डाटा होगा, वो जस्ट आपका हाइपोथेसिस नहीं होगा
ठीक है। अगर तो हाइपोथेसिस आपका, आपने एक हाइपोथेसिस दिया, उस पे आपने एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर आपके पास जो डाटा है वो आपके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही है, तो मींस आपका हाइपोथेसिस सही है, आपकी एक जर्नल स्टेटमेंट जिस बारे में आपने बात की थी वो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम ऐसे ही पहले एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे, फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी बात जो है वो सही है या गलत है। क्लियर? So the design of experiment to test the hypothesis about the air quality involves careful planning, data collection and analysis. Clear? तो आप जो एक हाइपोथेसिस दे रहे हो, आप जो एक मफरूजा दे रहे हो, आपने उस मफरूजे को करना है टेस्ट। क्लियर? तो उसके लिए आपने केयरफुल प्लानिंग करनी है, डाटा को सही से कलेक्ट करना है और उसको एनालिसिस भी सही से करना है। क्लियर? सो द फॉलोइंग स्टेप शुड बी डन अबाउट द एयर क्वालिटी। कुछ स्टेप्स, हम स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। सबसे पहले है हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट क्या है हाइपोथेसिस? एज द फर्स्ट स्टेप, hypothesis is a developed to design an experiment. ठीक, so it's a general statement that is developed to design an experiment. एक मिनट आप देते हो, उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप फिर एक्सपेरिमेंट करोगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है? स्टेटमेंट देखो क्या है। द कंसेंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर, हवा में पाए गए जो पार्टिकुलेट मैटर हैं उनकी कंसेंट्रेशन, पार्टिकुलेट मैटर कितने हैं बच्चों? 2.5 माइक्रोमीटर। छोटे होते हैं ना पार्टिकल, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इन अर्बन एरियाज इज हायर ट्रैफिक आवर्स एज कंपेयर टू नॉन पीक ट्रैफिक आवर्स। क्लियर? तो जनरल स्टेटमेंट हमने क्या बोली कि जो एयरबोर्न पार्टिकुलेट मैटर हैं, हवा में पाए जाने वाले पार्टिकुलेट मैटर हैं, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है अर्बन एरियाज में, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है पीक ट्रैफिक आवर्स में। अब पीक ट्रैफिक आवर्स क्या होते हैं? सो मॉर्निंग के टाइम पे जब जो है हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जा रहे होते हैं या फिर ऑफिस जा रहे होते हैं, और फिर दोपहर के टाइम पे जब ऑफ टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, लंच टाइम होता है, तो ये पीक आवर्स हैं। इन आवर्स में ट्रैफिक ज्यादा होती है। जब ट्रैफिक ज्यादा होगी तो पोल्यूशन ज्यादा होगी, मींस पोल्यूटेंट ज्यादा होंगे, हवा जो है वो बाकी टाइम की निस्बत ज्यादा पोल्यूट होगी। क्लियर? तो अब ये देखो इसने क्या कहा है कि हमने एक हाइपोथेसिस दिया कि जो पीक ट्रैफिक आवर्स हैं उनमें अर्बन एरियाज में पोल्यूटेंट्स ज्यादा होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा होंगे, पार्टिकुलेट मैटर ज्यादा होंगे। ठीक है, दैट कैन बी टेस्टेड। अब इसको टेस्ट किया जा सकता है बाय कलेक्टिंग द एयर क्वालिटी डाटा एट अ डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। बात हमने बच्चों बोली है वो सही है या गलत है, उसको सच या गलत साबित करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? हम कलेक्ट करेंगे डाटा पूरे दिन से। ठीक है, पूरे दिन में हम डिफरेंट टाइम्स में डाटा कलेक्ट करेंगे, मतलब एयर की क्वालिटी को देखेंगे, और फिर देखेंगे कि सुबह मॉर्निंग के टाइम पे एयर की क्वालिटी क्या थी उसी दिन, 11 बजे क्या थी, 10 बजे क्या थी, फिर उसके बाद 2 बजे क्या थी, फिर 3 बजे क्या थी। क्लियर? तो हमने डाटा कलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो designing the experiment. A detail of the experiment including the variable and methods of the data collection is planned. Clear? क्या है ये? The detail of experiment including, अब जो experiment में क्या क्या चीजें include हैं? The variables, clear? कौन कौन से variables आपने लेने हैं, clear? And the method of data collection, और किस method से आप data को collect कर रहे हो। ठीक है, busy road sites and residential areas are selected for monitoring. तो हमने ये कहा कि हम किस जगह का डाटा लेंगे? वो जगह जहां पे रोड बहुत बिजी होगा, जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगी, और रेजिडेंशियल एरिया का भी डाटा लेंगे जिसमें लोग ज्यादा रहते होंगे। ऑब्वियसली बात है, लोग ज्यादा रहते होंगे तो ज्यादा व्हीकल्स यूज होंगे ना, तो वहां का डाटा हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, एनालाइज डाटा एंड इंटरप्रेट एयर क्वालिटी। अब क्या करना है? जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, एयर क्वालिटी को एक्सप्लेन करेंगे सही से। क्लियर? The collecting data is analyzed to confirm the truth or falseness of the hypothesis. जो आपके पास बच्चों कलेक्टिंग डाटा आया है आफ्टर एक्सपेरिमेंट, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो जनरल स्टेटमेंट थी, जो आपने हाइपोथेसिस दिया था, वो करेक्ट है या वो गलत है। क्लियर? द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस आर इंटरप्रेटेड एंड कंक्लूडेड। क्लियर? तो बार बार उसको हम चेक करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कंक्लूजन दे देते हैं। Analyzing and interpreting air quality data involves the measuring content of air pollutant, clear, and identify the trend over the time. अब दो चीजें इसमें मेंशन है। एक तो चीज ये कि एयर में कितने पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, मतलब कंटेंट कितने हैं पोल्यूटेंट के एयर में। सेकंड, कि ट्रेंड क्या है ओवर टाइम। क्लियर? मतलब आइडेंटिफाई ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि क्या सारे दिन पोल्यूटेंट सेम रहेंगे, पीक आवर्स में व्हीकल का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उस कंडीशन में पोल्यूटेंट ज्यादा होंगे। तो दो चीजें देखनी है, एक तो ये कि कंटेंट ऑफ द एयर पोल्यूटेंट, ठीक है, एंड दूसरा आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड ओवर द टाइम, मतलब पूरा दिन जो है वो पोल्यूशन, मतलब पूरा दिन जो है वो पोल्यूटेंट सेम रहेंगे एयर में, या फिर उस टाइम पे ज्यादा रहेंगे जब गाड़ियां ज्यादा चल रही होती हैं। क्लियर? सो बाय केयरफुल डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट,
collecting and analyzing data, our hypothesis about the air quality can be tested. Clear? यानी आपने क्या किया, आपने एक डाटा, आपने एक बात बोली, आपने उस बात पे डाटा कलेक्ट किया, आपने एक्सपेरिमेंट जो है वो अप्लाई किया, फिर आपने डाटा कलेक्ट किया, फिर आपने उस डाटा को एनालाइज किया। अब आपने क्या करना है, अ हाइपोथेसिस अबाउट द एयर क्वालिटी कैन बी टेस्टेड। अब इसको हम टेस्ट करेंगे एंड द स्ट्रेटजीज फॉर इंप्रूविंग द एयर क्वालिटी कैन बी मेड। क्लियर? तो जो प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम को ओवरकम भी तो करना है ना, ये भी देखेंगे कि ये प्रॉब्लम खत्म कैसे हो सकती है। क्लियर है? सो नेक्स्ट देखेंगे हम स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सी स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं? द फर्स्ट वन इज a variety of technologies is used to reduce the air pollution and improve the air quality. The following types of the technologies can be used to control the emission of an air pollutants. तो methods हैं, तो कुछ strategies के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे जितनी mention है। Clear? The first one is a catalytic converter. शुरू में पढ़ा था कि कुछ गाड़ियों में catalytic converter लगे होते हैं। उनका function क्या होता है कि उन्होंने harmful gases को convert करना होता है less harmful gases में। Clear? तो जिन गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं होंगे उनमें हार्मफुल गैसेस जो है वो पेट्रोल की बर्निंग के बाद ऐसी ही हवा में जाती जाएंगी। क्लियर? तो वो फिर हवा को पोल्यूट करेंगी। अब तो जहां पे कैटालिटिक कन्वर्टर होंगे वहां पे ये हार्मफुल गैसेस कन्वर्ट हो जाएंगी लेस हार्मफुल गैसेस में, और फिर ये एयर में जो है वो अगर चली भी जाएंगी तो ऐसे नुकसान नहीं देंगी। क्लियर? So oxides of nitrogen and other undesirable gases such as carbon monoxide and various unburned hydrocarbons are emitted by the vehicle engine. तो ये सारी की सारी गैसेस जो है व्हीकल इंजन से निकल रही होती हैं। द मोस्ट कार आर इक्विप्ड विद द कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ज्यादातर कार्स में क्या होते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं। किस फंक्शन के लिए? इनका फंक्शन क्या होगा? टू कन्वर्ट द हार्मफुल पोल्यूटेंट टू अ हार्मलेस सब्सटेंसेस। क्लियर? यानी अगर कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं लगा होगा तो कार्बन मोनोक्साइड बनेगा, अगर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होगा तो कार्बन मोनोक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लेस हार्मफुल सब्सटेंस है एज कंपेयर टू कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है? इसी तरह जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे नाइट्रोजन में। क्लियर? और जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। कंबस्टन का प्रोसीजर होता है ना। उसके बाद है बच्चों डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, डीपीएफ। अब डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर इज एन इनकॉर्पोरेटेड इन अ मॉडर्न डीजल इंजन। ठीक है? मॉडर्न डीजल इंजन में होती हैं टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ अ हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस। एग्जॉस्ट गैसेस से जो गैसेस निकल रही होती हैं कंबस्टन के बाद, उन गैसेस में जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनकी एमिशन को रिड्यूस कर देते हैं। The function of the diesel particulate filter is to capture and store the soot particles from the exhaust gases. Soot particles mean fine powders होते हैं। The primary function क्या है? Capture and store the soot particles from the exhaust gases. जो गैसेस निकल रही हैं उनके अंदर जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको कैप्चर करना। ठीक है? फिर उसके बाद उसको स्टोर कर देना। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। ठीक है? SCR। इसमें बेसिकली बच्चों क्या होता है, हमारे पास क्या है, हार्मफुल पोल्यूटेंट, और यहाँ पे ये जो बने हैं ये क्या है, ये है लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्लियर? तो इसका फंक्शन भी क्या है, इसने हार्मफुल सब्सटेंस को लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है। बट इसमें और कैटालिटिक कन्वर्टर में डिफरेंस क्या है? इसमें बेसिकली बच्चों हम यूरिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्लियर? यूरिया को जब हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो यूरिया इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन में। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल ये इंजन है, बर्निंग हो रही है, ये गैसेस निकल रही हैं। अब यहाँ पे ये जो है वो ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट लगे होते हैं, वो कौन कौन से हैं? ये है TiO2 और जियोलाइट। क्लियर? अब ये ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट लगे होंगे, यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, ये मटेरियल आगे जाएगा। यहाँ पे हम जो है वो यूरिया डोजिंग सिस्टम होता है, मतलब यहाँ से यूरिया इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, यूरिया अंदर भेज रहे होते हैं। अब वो यूरिया इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को जो है वो रिड्यूस कर देगा किसमें? अमोनिया में। क्लियर? अमोनिया जो है वो इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ये जो कैटलिस्ट हैं TiO2 और जियोलाइट, इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में कन्वर्ट हो जाती है किसमें? नाइट्रोजन में। क्लियर? तो ये फंक्शन है सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन का। मतलब सो SCR इज यूज्ड इन अ डीजल इंजन टू रिमूव द पोल्यूटेंट फ्रॉम द एमिशन गैसेस। जो गैसेस एमिट हो रही हैं उनके अंदर से पोल्यूटेंट को रिमूव करता है। कैसे? इट रिड्यूस द नाइट्रोजन ऑक्साइड टू नाइट्रोजन। ठीक है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। रिड्यूस मीन ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल देगा। क्लियर? ऑक्सीजन जब यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले ऐड होगी, अमोनिया बनेगी, अमोनिया कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो है वो रिएक्ट करके दोबारा से नाइट्रोजन बना देगी। तो इसी तरह ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देंगे, कंबस्टन होगी ना, और ये काम कैटलिस्ट की मौजूदगी में ही होगा। क्लियर? वो कैटलिस्ट ये दो यहाँ पे मेंशन है। स्क्रबर भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि इम्प्योरिटी या हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो है वो गैसेस से रिमूव करते हैं।
Scrubber can also be used to control a wide range of a pollutant, including particulate matter, sulfur dioxide, HCl, ammonia, and volatile organic compounds. Clear? तो इन pollutants की range को ये control करते हैं. Scrubbers use liquid water to remove the air pollutant. तो ये water का use करते हैं air pollutant को remove करने के लिए. Clear है? तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए. अल्लाह हाफिज.